हाय, मैं हूँ प्रगति और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड रिटर्न्स। वीकेंड के दिन जब हम लोग गए तब जीडीपी के आंकड़े आए, आंकड़े बेहद शानदार आए। और वीकेंड पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, हमें लगा उसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि इवेंट्स हो रहे थे और उसके इर्द गिर्द सवाल बहुत सारे थे। तो जीडीपी के आंकड़ों की बात करें तो जीडीपी 7.8% की ग्रोथ रेट दिखी है इसमें, जो कि हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, 6.7% का अनुमान था और 7.8% इसकी एक्चुअल फर्स्ट क्वार्टर में जो है ग्रोथ रेट रहा है। इसके साथ ही साथ एससीओ पर जो प्रधानमंत्री गए हुए हैं हमारे, वहाँ पर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। तो इसका भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो ट्रेड वापस से स्टार्ट होने की बात करी वो हमारी इकोनॉमी पर कैसा असर डालेगी, और जीडीपी के आंकड़े जो इतने शानदार आए हैं ये नेक्स्ट क्वार्टर में सस्टेन करेंगे क्या, और अभी जो आए हैं उसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर क्या है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगी श्रुति सरकार, जो कि बैंगलोर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, गुड रिटर्न्स की एडिटर इन चीफ हैं। और हमारे साथ हैं पंकज मिश्रा जी, जो कि वन इंडिया इंग्लिश को बिलोंग करते हैं, एंड केशव करना वन इंडिया हिंदी से हमारे साथ होंगे। श्रुति, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। जीडीपी के आंकड़ों का बड़ा शोर है, सुन करके देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि टैरिफ के बीच में जो टेंशन है ना, ऐसा लग रहा था कि कितना पीछे चली जाएगी भारत की ग्रोथ। पहले तो मुझे ये बताएं कि जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं इनका ग्रोथ फैक्टर क्या है, किस वजह से जीडीपी ने इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। Thank you, Pragati. And let me tell you, so for the April-June quarter, the GDP, as you said, rose 7.8%, which has topped now RBI expectations also of 6.5%. And if you see in the previous quarter, previous 3 months, India GDP had grown 7.4%. Also, in the last year, in the same quarter, GDP had grown 6.5%. So, like I said last time, Pragati, when I met you, that India is going to be the fastest growing economy even in this year, this financial year, and it is mostly driven by consumer sentiment, investor sentiment, which has been boosted by by development in most of the sectors. एंड अगर आप देखें कि तो इसका इम्पैक्ट आज हम स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं कि निफ्टी एंड सेंसेक्स आर बोथ अप. Sensex is up by 554 points. So market is still digesting because it's been some time, this tariff bombs that US President Trump is dropping every day from 25 to 50, and now there is retaliation on that. So finally some good news, and the stock market is absolutely reacting to the news. You can see IT stocks which are also in green. That is mostly primarily driven by the news that the Federal Reserve, the US Federal Reserve is going to probably cut rates in September earlier than later. So that is the overall picture. श्रुति, हम जीडीपी के आंकड़ों पर और भी बात करेंगे, लेकिन केशव जी, अभी चाइना पहुंचे हमारे प्रधानमंत्री। 2018 के बाद में वो चाइना पहुंचे हैं और चीन से जो याराना है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप बताएं कि भारत के लिहाज से ये याराना कितना सही है, चाइना पे भरोसा करना किस हद तक सही है, और बाकी बातें भी मैं आपसे पहले पूछूंगी। पहले मुझे यही बताइए कि क्या भरोसा करना चाहिए चाइना पे। नहीं, चाइना कितना भरोसेमंद है उससे ज़्यादा अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। जिस तरह की जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर सेट हो रखा है अभी, उसमें चाइना के पास जाना आपकी मजबूरी भी हो सकती है। चाइना आपका पड़ोसी है, इससे कभी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। और जिस तरह का स्ट्रेस महसूस किया जा रहा था ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद, तो ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्टेप के तौर पर हम इसे देख सकते हैं जो मोदी जी अभी चाइना गए हैं। हैविंग सेड दैट, पिछला जो इतिहास रहा है, चाइना के साथ हमारे संबंध कभी उस तरह से विश्वसनीय नहीं रहे हैं। हमेशा ये ऊपर नीचा चलता रहा है। एक टाइम, मतलब ये आज से नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये होता रहा है। एक दिन हमने नारे लगाए हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर एक महीने बाद वो चाओ माओ मुर्दाबाद में भी बदल जाता था। तो वो एक पैटर्न है, वो उसी तरह से चलता आ रहा है। बीच में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो चाइना के साथ भी संबंध सुधारने की काफ़ी कोशिशें हुई थी, लेकिन जो गलवान के टाइम से स्थितियां बिगड़ी तो अभी तक वो उसी ढर्रे पर चल रहा था।
मोदी जी अभी चीन गए हैं और चीन में उनकी भेंट चीनी राष्ट्रपति से भी बहुत सौहार्दपूर्ण बताई गई है मीडिया में। हमें भी बड़ा अच्छा लगा, और खासकर एक मंच पर विश्व की 3 महाशक्तियाँ मिल रही हैं, पुतिन, जिनपिंग और मोदी मिल रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा संदेश था। बहरहाल मैं उसी पॉइंट फिर से आता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस क्या थे इस वक्त? ओके, पंकज जी, तस्वीरें काफ़ी कुछ अच्छी लग रही हैं और मीडिया में भी काफ़ी गर्मजोशी से उनको बारे में बात हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया कुछ अलग ही बता रही है कि जैसे पुतिन के साथ में हाथ मिलाना या शी जिनपिंग के साथ में हाथ मिलाना मोदी जी का, बड़े सारे मीम्स भी बन रहे हैं। लेकिन मुझे जानना ये है कि मैंने उनसे पूछा कि चीन के ऊपर भरोसा करना कितना सही है। हम जो चीन के साथ में भरोसा दिखा रहे हैं, उनके साथ ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे भारत को किसी प्रकार का फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा वो भी 99 अरब डॉलर से ज़्यादा का है, और साथ ही साथ जब आप चाइना के साथ रेसिप्रोकेट इस तरह से बढ़ाते हैं, अपनी रिलेशनशिप अच्छी करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के नाराज़ होने के भी चांसेस हैं। बिल्कुल। और उसी बात पर जो आप जिस बात से आपने अपने सवाल को अंत किया, वही चीज़ है जो सोशल मीडिया में अभी सबसे ज़्यादा कुलांचे भर रही है। रहा सवाल भारत को क्या चीन से सतर्क रहना चाहिए, मैं कहूँगा हमेशा नेवर ट्रस्ट द ड्रैगन। भले जंबो और ड्रैगन के मिलन और दोस्ती की बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही देश, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ मैं गलत नहीं होगा, कि दोनों ही देश काफ़ी सतर्क रहकर दे कीप सम कार्ड्स अप देयर स्लीव्स जब बात आती है एक दूसरे से डिस्कशन टेबल पर बात करने की। क्योंकि सिर्फ बॉर्डर इश्यूज नहीं है, अगर आप ट्रेड का भी मामला देखें तो कई रेस्ट्रिक्शंस हैं। भारत जो है वो ताइवान से सेमीकंडक्टर्स लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, लेकिन चीन उसको हमेशा रोकता रहता है। तो हम सिर्फ बॉर्डर पर शांति होगी या फिर चीन के सामान भारत में मिलेंगे और भारत के सामान चीन में जाएंगे, अगर हम सिर्फ इसको ही एक बेंचमार्क मान लें तो मुझे लगता है कि इसमें और भी आगे देखने की जरूरत है। चीन की जहां तक बात है, उसको कैसे भारत काउंटर कर सकता है, तो उसके सप्लाई चेन को हम मैच नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो आंकड़े अभी जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी, जो जीडीपी है जो लगभग 6 से 7 उम्मीदों से ऊपर खरा उतरा है, ज्यादा आया है अप्रैल से लेकर जून तक के क्वार्टर का, वो हो गया। प्लस अभी जीएसटी नंबर्स भी रिलीज किए गए हैं, जो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें केशव जी और प्रगति, तो अगस्त के महीने से वो तकरीबन 6.7% ज्यादा के जीएसटी रिटर्न्स कलेक्ट किए गए हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स बताते हैं कि भारत की अंदरूनी इकोनॉमी, जिसको कभी डेड इकोनॉमी से भी टारगेट किया गया, वो किस तरह से है, फॉर्मिडेबल है, मजबूत है। डिप्स भी होते हैं, कोविड के टाइम पर भी हमने देखा था, लेकिन वो रिकवरी कितनी तेजी से होती है और कितनी कंसिस्टेंट रहती है। तो मुझे लगता है वहां पर भारत चैन की सांस, भारत की जो हमारी इंटरनल इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। श्रुति, इस पॉइंट पर मैं आपके साथ आना चाहूँगी कि जीडीपी के आंकड़े इस बार बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये टैरिफ वाली टेंशन जो अगस्त से शुरू हुई उसके पहले की है। क्या नेक्स्ट क्वार्टर में ये सस्टेन हम कर पाएंगे? एंड सेकंड चीज़, मैं दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिलाना चाहूँगी क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, कि जो हम चाइना के साथ ट्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर चाइना को बहुत ज़्यादा एंट्री दी गई, क्योंकि उसका सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं वो इंडियन इकोनॉमी, हम अपने फ़ायदे के लिए सोचें, हम सोच रहे हैं कि फ़ायदा हो, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना हमें ओवर शेडो कर दे इकोनॉमी में? So that is tough. So I'll answer your second question first. That हाँ, आप जैसा बोल रहे हैं कि चाइना कहीं ओवरशैडो ना कर दे. Let's understand this first, that China's economy, China's का manufacturing sector is slightly larger than Indian manufacturing sector. Okay? मतलब अगर कोई छोटा सा डैम भी बनाना है तो चाइना शायद वो ओवरनाइट कर दे, उनके पास इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है. राइट, लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि क्या इफ दिस इज अ रिस्क, लाइक पंकज सेड, इट्स ऑलवेज अ रिस्क, बट देन इफ दिस लार्जेस्ट economy of the world is going on and bullying people, then you have to be the bigger bully, right? So हमें लगता है कि ये जो ब्रिक्स का फॉर्मेशन जो हुआ है, और ये जो एक तरह से आप देख सकते हो कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग जो होगा वो डॉलर पे नहीं होगा, डॉलर विल नॉट बी द रिजर्व करेंसी एनी मोर। अगर हम उस लाइन पे जा रहे हैं, उस ट्रैक पे, देन एट वन पॉइंट आई थिंक
what India is thinking or what India is going through right now is the right track. And if that is the track, then it is sustainable. Then this growth rate will be sustainable at some point. Okay. Will it be double digit or not? That I'm not sure of. I'm not sure if we'll have double digit growth. आपने एक अच्छे बोलते ना कि एक्सपर्ट की तरह मेरे मन का सवाल पूछ लिया कि मैं पूछने जा रही थी कि क्या डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है, तो उसका आपने जवाब दे दिया कि उस पर निगाह रखनी पड़ेगी हमें. अच्छा, मैं एक क्लोजिंग नोट आप दोनों से लेना चाहूँगी इस पॉइंट पर कि चाइना के साथ में हम चीज़ें कर रहे हैं, टैरिफ को काउंटर करने का जो है ये बेस्ट तरीका इस वक्त में नज़र आ रहा है. लेकिन क्या लगता है कि इसका ये जो रशिया के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और बोला जा रहा RIC जो कि ब्रिक्स नेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इज दिस द इंडिकेशन, इज दिस द सिग्नल टू द वर्ल्ड कि नाउ वी आर शिफ्टिंग द पावर? जो अमेरिका की सत्ता है उसको चैलेंज किया जा रहा है, क्या कुछ बड़ा निकल के आ सकता है? केशव जी, क्या आप ये सवाल पहले लेना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली उसका थोड़ा सा आंसर श्रुति ने पहले ही दे दिया है कि जो डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो अमेरिका की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, और अमेरिका की सबसे ज़्यादा बौखलाहट ही इसीलिए है. रूस से तेल लेने के मामले में तो अमेरिका खुद लेता है. बिल्कुल. और देखिए, दूसरी बात है, ब्रिक्स और RIC, बिल्कुल सही कहा गया, जो जिक्र किया श्रुति ने भी, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं. लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो अभी के बने हुए बॉडीज नहीं हैं, वो बहुत पुराने बॉडीज हैं. उनको अभी जो रेलेवेंस मिल रहा है उसकी वजह से बात उठ रही है. तो हमें कहीं ना कहीं ब्रिक्स को अमेरिका के नजरिए से नहीं बल्कि खुद अपने नजरिए से देखना होगा कि हम उसको कितना कारगर बना सकते हैं. जी बिल्कुल. बट एक बात और है पंकज, 2014 के बाद मोदी जी की जैसी सक्रियता बढ़ी है ब्रिक्स को लेकर के, और जो एम्बिशंस बढ़े हैं उसको अब समझा जा सकता है कि यह इस वक्त की ज़रूरत है, और इस वक्त की ज़रूरत को उन्होंने 10 साल पहले देखा था, उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया था ब्रिक्स जैसे बॉडीज़ को. लेकिन सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने पहले भी देखा कि जब यूनाइटेड नेशंस में सीट की, परमानेंट सीट की बात थी तो नेहरू जी ने चाइना को प्रमोट किया था. आज भी हम देख रहे हैं कि चाइना को हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाने अनजाने चाइना को सुपर पावर की गद्दी सौंप रहे हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि अपने चैलेंजर को, अपने ओपोनेंट को भी समझना जरूरी होता है. चाइना को हम अगर किसी भी छोटा समझने की गलती कर दें तो हो सकता है वी माइट बी ट्राइंग टू बाइट मोर देन वी कैन चू. वो हमारे संभव की बात नहीं है. बट चाइना को हमसे, उनसे compete करके हम आगे निकलना चाहें, ये मंशा शायद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की नहीं है. हाँ, उनके साथ काम करने की जरूर हो सकती है, और उसके लिए जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स है वो RIC यानी ब्रिक्स ही हैं. RIC तो रशिया, इंडिया और चाइना एक फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह देखे जाते हैं. मुझे लगता है कि जैसा केशव जी ने भी कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन ज्योग्राफी नहीं बदल सकते हैं. तो इसलिए वहां ये बेहतर रहेगा कि हाँ, आप दोस्ताना व्यवहार रखें. लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ पर प्रधानमंत्री की, जिन्होंने ही कॉल्ड अ स्पेड, और उन्होंने न सिर्फ आतंकवाद की बात की बट ऑल्सो उन्होंने वेल्ड तरीके से चाइना को ये भी बताया कि जो ये बॉर्डर क्लैशेस होते हैं उसे भी बर्दाश्त नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. और इमीडिएटली जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले, इनफैक्ट व्यापार उन्होंने बाद में कहा, सीमा की सुरक्षा को उन्होंने अव्वल रखा है. तो हमारे जो प्रायोरिटीज हैं वो क्लियर हैं, और जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो हमें अपनी जगह कहीं ना कहीं बनानी है. अब यूएस को काउंटर करने के लिए ऑब्वियसली चाइना एक अच्छा ऑप्शन है, और चाइना के साथ रशिया भी है. प्रगति, मैं यहाँ पर बस ऐड करना चाहूंगा, यूएस को काउंटर मुझे लगता नहीं है कि अभी भी वो स्थिति आई है जहां पर जैसे को तैसा वाली स्थिति है. 50% टैरिफ जरूर लगा दिया गया है, बट द वर्ल्ड इज स्टिल वेकिंग अप टू इट. बैक चैनल डिप्लोमेसी भी काम कर रही है. मुझे लगता है कि अभी कोई भी एक दूसरे को उस तरह से नहीं रब करना चाहेगा कि ये हमारी दोस्ती खत्म हो गई. यू नेवर नो हाउ टेबल्स टर्न. नहीं, वैसे भी कहते हैं कि और बस एक लाइन ऐड करता हूँ इसमें. अभी जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहा है. ओवर 7% मैन्युफैक्चरिंग ने भी दर्ज किया. सर्विस सेक्टर ऑलवेज लीड करता है. लेकिन अगली तिमाही में जो आएंगे आंकड़े, उस आंकड़े से पता चलेगा कि टैरिफ ने हमें कितना बड़ा झटका दिया है. श्रुति उसके लिए पॉजिटिव है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे आंकड़े आएंगे वो भी अच्छे होंगे, और जैसा कि आपने कहा कि सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. उसी पॉइंट के साथ मैं इस डिस्कशन को क्लोज करूंगी. और आम जनमानस में सवाल बहुत सारे हैं. हमने कोशिश की है कि एक छोटी सी हल्की सी पिक्चर, जीडीपी के आंकड़े जो आए वो पर्दे के सामने की बात है. पर्दे के पीछे जो है जीडीपी के आंकड़ों को मेनटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. डिप्लोमेसी पर लेवल
इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी को भी हमेशा के लिए ना तो दोस्त मान सकते हैं और ना ही दुश्मन। आपको अपने फायदे के साथ में चीज़ें आगे बढ़ानी होती, सबको साथ में ले करके चलना होता है, और वही कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो SEO मीटिंग हो या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी की। मैं इसी के साथ इसको एंड करूंगी। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू केशव जी, एंड थैंक यू श्रुति फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you.